एनजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका अभिनंदन है। 10वीं कक्षा पास कर चुके सभी विद्यार्थी को शुभकामनाएं हमारी ओर से। देखो बेटा, आप 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सब्जेक्ट चयन करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ किस में अच्छी रहेगी, किस में नहीं रहेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो में। देखो बेटा, आप क्या चयन करना चाहते हो, आपको क्या बनना है आगे जाके, आपकी लाइफ में वही चीज़ मायने रखती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे आप 11वीं क्लास में साइंस लेना चाहते हो या आर्ट्स लेना चाहते हो, दो विकल्प हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आर्ट्स लेना चाहते हो तो आप आर्ट्स ले लीजिए, आप साइंस लेना चाहते हो तो आप साइंस ले लीजिए। देखो बेटा, साइंस में हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जिनके विकल्प के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 11वीं कक्षा में साइंस चुनी बेटा, साइंस में क्या होता है, यहाँ पर 3 भाग चलते हैं 11वीं कक्षा में। पहला बायोलॉजी होता है, दूसरा यहाँ पर मैथ्स होता है, थर्ड क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर होता है। देखो बेटा, बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे अपन को डॉक्टर बनना है, कंपाउंडर बनना है या फिर टीचर बनना है साइंस का, तो उन चीज़ों के अंतर्गत क्या होता है, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है हमें, जिसमें हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा। फिर देखो बेटा, यदि हमें इंजीनियर बनना है या कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड और कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 11वीं में मैथ्स सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। और यदि देखो बेटा, थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास एग्रीकल्चर बेटा, यहाँ पर कृषि विज्ञान के नाम से जानी जाती है ब्रांच। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कृषि से संबंधित पेड़ पौधों का अध्ययन, इसके साथ साथ पेस्टिसाइड, दवाइयाँ, दुनिया भर की जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पर जो खेतों में उपयोग होते हैं, उन सबका बेटा यहाँ क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखो बेटा, अपने आप में वैसे तो क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट क्या होता है, परिपूर्ण होता है। मैं आपसे यूँ नहीं कहूँगा कि भाई आप बेटा यही सब्जेक्ट बेस्ट होता है, नहीं, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में परिपूर्ण होता है, पर कुछ में कुछ आसान होता है, कुछ थोड़ा टफ होता है, बस ये चीज़ें होती है बेटा। तो देखो, आप अगर साइंस लेना चाहते हो तो आप साइंस लीजिए। तो साइंस में आपको यहाँ पर बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर कुछ भी ले सकते हो। बस एग्रीकल्चर में इतना सा थोड़ा सा हमें क्या है, परेशानी रहती है बेटा, कि जब हम गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम के टाइम पे क्या होता है बेटा, कि कोई भी वैकेंसी निकली तो टीचर्स की वैकेंसी में क्या होता है, सबसे पहले तो वो साइंस से बायो और मैथ्स वालों को लेते हैं, और अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर बेटा एग्रीकल्चर वालों को वो लेते हैं। कि एग्रीकल्चर वालों के गवर्नमेंट जॉब में बेटा टीचिंग लाइफ में यहाँ पर क्या होता है, चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा बेटा प्राइवेट फील्ड में बहुत अधिक चांसेस होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं कुछ चांसेस इनमें, ठीक है। प्राइवेट फील्ड में भी यदि हमें जॉब करनी है तो जयपुर, दिल्ली आगे हमें निकलना पड़ेगा। उसमें क्या होगा बेटा, क्योंकि इनकी जॉब ज़्यादातर क्या होती है, वहीं पर होती है, क्योंकि रिसर्च अनुसंधान केंद्र जितने भी है वो क्या है, ज़्यादातर बाहर होते हैं। तो ये हमारा एक ये होता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी हमें मिलती तो है, परंतु आउट ऑफ एरिया। परंतु इसमें क्या होता है बेटा, हमें हमारे एरिया में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ काम या फिर जॉब आसानी से मिल जाती है। तो देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 11वीं कक्षा में। अगर आप बायो या मैथ्स लेते हो या एग्रीकल्चर लेते हो, यदि आप बायो लेते हो तो बेटा आपके 3 बुक्स चलती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान होती है बेटा, आपने 10वीं में पढ़ा था। यहाँ पर बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान होती है, इसके अंतर्गत अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर रासायनिक पदार्थ जितने भी होते हैं दुनिया के, उन सभी केमिकल्स, रासायनिक पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर मैथ्स में भी बेटा तीनों ही सब्जेक्ट चलते हैं, बस इतना सा यहाँ पर अंतर होता है कि जो बच्चा बायो लेता है बेटा, उनमें क्या होता है, यहाँ पर बायोलॉजी आती है, और जो मैथ्स लेता है उनके बायो की बुक नहीं आके क्या आ जाती है, उसके स्थान पर मैथ्स की बुक आ जाती है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को पढ़ना पड़ता है बेटा। तो यहाँ तक तो ये हमने एक जनरल डिटेल आपको बता दी बेटा। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं वास्तव में कुछ इंट्रोडक्शन, साइंस क्या है उनको जाने, क्योंकि हमारे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जब हम साइंस ले ही रहे हैं तो देखो बेटा, साइंस की हम बात करें तो साइंस सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको विज्ञान बोलते हैं। आपको पता है विज्ञान किसे कहा जाता है, आपको ये अच्छे से पता है बेटा। वैज्ञानिक क्या करते हैं, कोई भी जब प्रयोग करते हैं ना, तो सबसे पहले तो वो प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये पृथ्वी सिलेक्ट की या स्पेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं वो। तो इसमें क्या करते हैं, वो प्रकृति जो है ये पूरी, इस प्रकृति का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बेटा। जैसे आपको पता है अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो वैज्ञानिक उसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर रहे हैं। फिर वो जो दवाई सही, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, तभी तो वो सही मानी जाती है। तो वैसे क्या करते हैं बेटा वैज्ञानिक, सबसे पहले तो इस प्रकृति में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ पर जो अध्ययन किया है उन्होंने, वहाँ पर नई खोज की, उसको प्रयोगों की सहायता से प्रमाणित करके बताते हैं बेटा, और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्या कहलाती है बेटा, विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो हमारी डेफिनेशन बनती है बेटा विज्ञान की, इस प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित
और क्या हो, प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है बेटा, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब बेटा विज्ञान शब्द जो है ना आपके पास यहाँ साइंस शब्द, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति बेटा लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है। आपको कोई ये पूछ ले बेटा कि ये साइंस शब्द आया कहाँ से, मेन चीज तो ये है, इसको साइंस क्यों कहा या शब्द कहाँ से लिया गया है। तो देखो बेटा ये साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेटा यहाँ पर ज्ञान या फिर जानना, यानी कि जिसके अंतर्गत या तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, वही क्या कहलाती है बेटा, विज्ञान कहलाती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विज्ञान तो हमने पढ़ लिया, पर यहाँ पर ज्यादातर आपने हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी शब्द दो भाषा, लैटिन भाषा और दूसरी क्या होती है बेटा यहाँ पर एक ग्रीक भाषा। ज्यादातर शब्द लैटिन भाषा तो हमारी इंग्लिश भाषा होती है बेटा, दूसरी होती है बेटा ग्रीक भाषा। वैज्ञानिक ज्यादातर जब पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि विज्ञान का ये चीज ग्रीक भाषा के इस शब्द से लिया गया है। वैज्ञानिक ज्यादातर शब्द ग्रीक भाषा से ही क्यों लेते हैं, मेन चीज हमारे पास ये आ जाती है बेटा। आपने बस पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, पर कभी ये नहीं पूछते सर बार बार हर जगह साइंस के शब्द ग्रीक भाषा से ही क्यों लिए जाते हैं। तो देखो बेटा दुनिया में बहुत सारी भाषाएं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, और भी बहुत सारी काफ़ी सारी भाषाएं हैं बेटा। तो यहाँ पर ज़्यादातर विज्ञान के शब्द ग्रीक भाषा से ही लिए जाते हैं। इसका कारण था बेटा ग्रीक लैंग्वेज इज ए डेड लैंग्वेज, इट इज़ नेवर चेंजिंग। बेटा ये ग्रीक भाषा जो है ना, ये क्या एक मृत भाषा है, इसको मृत भाषा की उपाधि दी हुई है, और जो मर जाता है उसको हम वापस तो नहीं ला सकते ना बेटा। वैसे ही ये भाषा मृत है, इसलिए इसमें जो अर्थ है जिस शब्द का, उस अर्थ को कोई चेंज नहीं करता। तो वही अर्थ क्या होगा, मान्य रहेगा आगे आने वाले समय तक। और साइंस भी तो यही कहती है, प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान है, जिसे बाकी बाद में कोई चेंज नहीं कर सके। तो यही चीज यहाँ पे लागू होती है, इसीलिए ज्यादातर विज्ञान के शब्द कहां से लेते हैं बेटा, हम ग्रीक भाषा से लेते हैं। क्लियर होगी आपको, एक एक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है बेटा, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई बेटा, लैटिन भाषा से हुई, ग्रीक से नहीं। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या ज्ञानाधार, जिसके अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या जानते हैं, क्या कहलाती है बेटा, विज्ञान कहलाती है। यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा आपके विज्ञान में यहाँ पर बायो लो या मैथ्स लो, मैं आपको क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट एक प्रॉपर टीचर पढ़ाता है बेटा यहाँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट को सभी टीचर ज़्यादातर नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का आपको अलग से टीचर अवेलेबल मिलेगा हमारे पास। अब देखो बेटा केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हिंदी में हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान। थोड़ा सा आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा बेटा, रसायन विज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा हम, केमिस्ट्री। अब देखो बेटा केमिस्ट्री वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होगी, आपने 10वीं कक्षा में पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली होगी। ज़्यादातर बच्चों ने 10वीं कक्षा में केमिस्ट्री तो पढ़ ली, परंतु जब उनसे पूछा जाता है कि केमिस्ट्री कहेंगे किसे, डेफिनेशन क्या है, जैसे विज्ञान की डेफिनेशन वैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, वही चीज उन्हें पता नहीं होती। तो देखो बेटा रसायन विज्ञान है। सबसे पहली बात तो कोई भी रासायनिक पदार्थ होता है उसका एक निश्चित संगठन होता है, किन किन तत्वों से वो मिलकर बना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जल ले लो, H2O फॉर्मूला होता है बेटा। अमोनिया की बात करो NH3 होता है, कॉपर सल्फेट बेटा CuSO4.5H2O होता है, नीला तोता के नाम से जानते हैं अपन। तो इनमें क्या हो रहा है बेटा, एक निश्चित संगठन है। एक परमाणु तो देखो बेटा ये कॉपर का है, तांबे का है। एक परमाणु ये क्या है, देखो बेटा सल्फर का है। ठीक है, 4 परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। जल के अणु कितने हैं बेटा, 5 है। तब वो पूरा पदार्थ का निर्माण होता है। तो एक निश्चित संगठन होता है हर एक परमाणु का बेटा। तो हम कहेंगे कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन देनी है हमें, तो विज्ञान की एक शाखा है रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है भाई, किससे मिलकर बना है, इसके अलावा उसके गुणधर्म क्या है। जैसे जल है कलरलेस होता है बेटा, पीने के लिए अपन उपयोग लेते हैं तो विषैला नहीं होता है, और लिक्विड द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई भी चीज़ लोगे तो उसके गुणधर्म होंगे, रंग होगा, गंध होगी, स्वाद होगा, तो वो गुणधर्म क्या है।
और साथ ही साथ उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि जैसे जल है, अमोनिया को जल में डाल दोगे तो दोनों अभिक्रिया करके क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया, इसमें सभी रासायनिक अभिक्रिया आ जाती है, तो उनका अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा, रसायन विज्ञान। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, देखो बहुत ईजी है समझना, अगर समझ ली तो याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिससे अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के संगठन, उनके गुणधर्म और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का, अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है बेटा, रसायन विज्ञान के नाम से जानी जाती है। ठीक है बेटा। अब देखो रसायन विज्ञान के नाम से जानी जाती है, पर यहाँ पर बेटा यहाँ पे शब्द आता है केमिस्ट्री, आ रहा है ना आपके सामने केमिस्ट्री शब्द, जैसे विज्ञान का साइंस शब्द था वैसे यहाँ क्या है, रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री। ये कहाँ से आया बेटा, मेन चीज है। तो क्या बेटा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आगे ना बात मैंने आपको बताई थी, ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कीमिया ही रहेगा। ठीक है बेटा, किसी को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ, कीमिया से हुई है। कीमिया शब्द का मतलब होता है यहाँ पर काला रंग, काला रंग। देखो बेटा, कीमिया शब्द का मतलब होता है काला रंग। चूंकि जो मिस्र देश है बेटा, ध्यान से समझना, मिस्र देश है एक, ठीक है, मिस्र देश जो है बेटा, यहाँ की मिट्टी का रंग जो था ना, वो क्या था बेटा, काला था। मिट्टी का रंग कौन सा था बेटा, काला था। और इस देश की निवासी क्या है बेटा, कुछ जैसे पुताई करने के लिए अपन चूने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चूने का भी एक कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है बेटा, पानी डालते हैं, भुजा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, फिर पुताई करते हैं बेटा। तो जैसे चूने का सूत्र क्या होता है बेटा, CaO, भुजा हुआ सूखा चूना। फिर जब उसको अपन पुताई करने के लिए पानी डालते हैं तो अभिक्रिया होती है बेटा उष्मा सेपी, गर्म करते हैं तो गर्म होता है ना, ऑटोमेटिक उष्मा निकलती है, उसको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। संतुलित तो करनी पड़ती है बेटा समीकरण। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कर देते हैं बेटा, दीवारों पे पुताई कर देते हैं। जब पुताई करते हैं बेटा तो ये क्या करता है, वायुमंडल से CO2 से क्रिया करके CaCO3 का निर्माण कर लेता है बेटा यहाँ पर। तो CaCO3 संगमरमर होता है, इसके बनने के कारण क्या होता है, दीवारों पे चमक आती है। तो ये सब क्या है, एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया। तो वहाँ के मिस्र के लोग जो थे ना बेटा, वो कुछ रसायनों के बारे में जानते थे, इसलिए यहाँ पर मिस्र में वहाँ पर मिट्टी का रंग काला था, जिसे कीमिया कहते थे, और कीमिया से वहाँ पर वो रसायनों को जानते थे कुछ कुछ को, इसलिए उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया बेटा, केमिस्ट्री, यानी कि रसायन का अध्ययन क्या कहलाएगा, यहाँ पर रासायनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया। बात आती है बेटा यहाँ पर हमारे पास कि केमिस्ट्री जो है इसकी उत्पत्ति तो मान ली अपने वहाँ से हुई है, ले ली, पर किसने की, स्टार्टिंग केमिस्ट्री को करने वाला कौन वैज्ञानिक था। तो देखो बेटा, वो आपसे कंपटीशनों में पूछ लेता है, आपने पढ़ी है ना 10वीं में केमिस्ट्री, कौन है बताओ बेटा आप। तो देखो बेटा, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बेटा, याद करो आप। फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी वॉन लेवजियर, एंटोनी वॉन लेवजियर, लेवजियर या शियर ऐसे लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश का डिफरेंट होता है बेटा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ये क्या है बेटा, रासायन विज्ञान के पितामह है, इन्होंने ही रासायन विज्ञान की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है बेटा, अब देखो रासायन विज्ञान हमने यहाँ तक तो पढ़ ली, अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, रासायन विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, आप जानते हो कोई भी पदार्थ होता है ना, उस पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती थी बेटा, परमाणु कहलाती थी। सभी जानते हो परमाणु के बारे में, एटम, परमाणु, ये होता है बेटा। अब देखो यही चीज आपको अब जनरल इंट्रोडक्शन में हमें पढ़नी है। परमाणु कहते किसे हैं बेटा, देखो कुछ बच्चे तो ये कहते हैं, सभी अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं बेटा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही तो बताओगे बुक्स में, और जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता दूंगा जो मेरी नॉलेज होगी। तो देखो बेटा, परमाणु संरचना कैसी होती है बेटा, आपको पता है कि परमाणु के मध्य में तो क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें धन आवेशित कण होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नाभिक बना दिया, धन आवेशित कण प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उदासीन करते हैं, प्लस बना दिया मैंने धन आवेशित। आसपास क्या होता है बेटा, कक्षाएं होती है, जिन्हें कोष, ऊर्जा स्तर, कक्षाएं, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऐसे होती है ना बेटा। ये परमाणु की संरचना इस तरह से होती है, कुछ भी बना देंगे बेटा। ये कक्षाएं,
ये एकदम अपन बनाते हैं बेटा डिजाइन को गोल बनाते हैं, नहीं ये बेटा गोल नहीं होती, कैसे भी दीर्घवृत्ताकार यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अपन एग्जैक्ट गोल बनाए, नहीं गोल बनाने की कोई जरूरत नहीं कि वास्तव में गोल होती ही नहीं है सारी कक्षाएं। तो देखो बेटा ये हो गया, कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, और नाभिक में कौन होते हैं बेटा, प्रोटॉन होते हैं P+ और न्यूट्रॉन होते हैं N0। तो देखो बेटा नाभिक में तो धन आवेशित कण जो होते हैं वो प्रोटॉन होता है, P+ से दर्शाते हैं, उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है, और कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। 3 कणों से मिलकर मुख्य रूप से परमाणु को निर्मित माना जाता है बेटा। तो अब देखो परमाणु की हम डेफिनेशन देते थे कि पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम और ज्यादा भागों में नहीं तोड़ सकते, क्या कहलाती है बेटा, परमाणु कहलाती है। परंतु वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग कर लिया है, और तो और बेटा इनका आवेश कितना होता है, इनका वजन कितना होता है कणों का, वो सब कुछ निकाल लिए हैं। तो वो तो कह रहा था नहीं तोड़ा जा सकता, वह छोटी से छोटी इकाई से और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्या कहलाता था, परमाणु। पर यहाँ तो तोड़ लिया बेटा, तो हमारी डेफिनेशन कहाँ सही हुई, नहीं हुई ना। अगर अपन टीचर से कहें कि सर ये टूट तो रहा है, फिर सही कहाँ हुई हमारी डेफिनेशन। तो बेटा सही डेफिनेशन सुनिए आप थोड़ी सी, कि पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई तो है परमाणु, परंतु बेटा इस इकाई का क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में एकल अस्तित्व नहीं होता। आपको एक परमाणु कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का परमाणु घूमता हुआ नहीं मिलेगा। परमाणु है ऑक्सीजन का, अन्य ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करके क्या कर लेगा बेटा, O2 अणु बना लेगा, या फिर O3 बना लेगा। हाइड्रोजन का परमाणु है, अन्य हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या कर लेगा बेटा, H2 बना लेगा। ऐसे परमाणु अन्य परमाणु से क्रिया करके अणु या फिर क्या करते हैं, पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, परंतु अकेला परमाणु अस्तित्व में नहीं होता है बेटा इस पृथ्वी पे। तो हम डेफिनेशन सही कह देंगे कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम तो है परंतु कौन सी सूक्ष्मतम, जिसका स्वतंत्र अवस्था में एकल अस्तित्व नहीं होता है, क्या कहलाती है बेटा, परमाणु के नाम से जानी जाती है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं हम परमाणु के बारे में थोड़ी सी डिटेल तो आपको पता है बेटा। 500 ईस्वी पूर्व यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, महर्षि कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद ने बेटा उस समय ये बता दिया था कि कोई भी पदार्थ, जैसे आप एक चौक ले लेना बेटा, बोर्ड पे लिखने वाली यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, तो उस चौक को आप तोड़ते जाओ, या फिर आप तो वो क्रश कर लो, उसको क्रश करके आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं बेटा, इसमें क्या होगा, जैसे माना कि ये मैंने मार्कर लगा दिया, ठीक है, लगाने के बाद क्या होगा, अब ये मैंने साफ कर लिया, फिर भी देखो बेटा आप जब आप देखोगे इसको अच्छे से, तो मेरे हाथ में क्या है बेटा, यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर ब्लैक रह गए इन रेखाओं में फंसे हुए पार्टिकल्स। तो इस रेखाओं में भी अरबों की संख्या में क्या होते हैं बेटा, परमाणु उपस्थित होते हैं। तो सोचो परमाणु का आकार कितना छोटा होगा। तो महर्षि कणाद ने यही कहा बेटा उस समय पे, यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जिसे फिर और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उस छोटे से छोटे कण को हम यहाँ पर इन्होंने बेटा परमाणु कहा था उस समय। परंतु ये क्या है, तथ्यों पर आधारित नहीं, तथ्यों पे यहाँ पर समझा तो पाए, परंतु क्या हुआ बेटा, उसको प्रयोग से सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इनको क्या है बाद में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, पर खोज कर दी थी बेटा। फिर इनके बाद देखो बेटा अगला वैज्ञानिक आया जोहन डाल्टन, नाम तो सुना ही होगा बेटा, जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन ने क्या किया बेटा, सन 1808 में दोबारा परमाणु की क्या की, खोज की। क्या किया, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में दोबारा क्या किया बेटा, परमाणु की खोज की, ठीक है, और परमाणु की डेफिनेशन दे दी बेटा, तो सारी चीजें ये आ जाती। अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में परमाणु में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो तीनों के बारे में हमें क्या करना है बेटा, जानना है। तो तीनों के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर टेबल बनाते हैं बेटा। उस टेबल में क्या करेंगे, हम तीनों का कंपैरिजन में अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर जो परमाणु होता है, परमाणु के यहाँ पर मूलभूत 3 कण होते हैं। परमाणु में आपको पता है नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो उनको हम एक टेबल के सहायता से समझाता हूँ बेटा आपको, और आपको इतने अच्छे तरीके से याद रखने बेटा, क्योंकि कंपटीशन में आते हैं तो आपको क्या है, इसके सन भी अच्छे से याद होने चाहिए एग्जैक्ट। कोई भी किसी भी टाइम पूछे, अगर नींद में भी आके पूछे ना आपसे, तो आपको सन याद रहे उसके बेटा। तो देखो परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों को मैं आपको एक टेबल से समझाता हूँ बेटा, फिर इनकी खोज कैसे हुई सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग कहां से स्टार्ट, प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक बना कैसे। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है बेटा, ई से होती है, ठीक है। तो इसका जो प्रतीक होता है बेटा वो क्या होता है,
ई होता है। ई का से यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग का पहला वर्ड लिया गया है। ठीक है बेटा, व्युत्पत्ति से समझना है अपन को। और चूंकि जो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ऋणावेशित कण होते हैं, इसलिए इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या हो जाएगा बेटा, ई माइनस। आपने एक ही प्रतीक पढ़ा है बेटा, पर इसका एक और प्रतीक होता है। अगर आपको ऑप्शन में वो 3-4 दे दे तो आप इसी को सही करोगे। नहीं हो सकता है ये नहीं दे आपको तो कोई दूसरा भी दे सकता है वो, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप बेटा साइंस पढ़ रहे हो। तो दूसरा प्रतीक क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, देखो ऑब्लिक लगा दिया बेटा हमने। ये जो माइनस चार्ज है ना बेटा वो कितना है, -1 चार्ज है। इस -1 चार्ज को आप आगे ले आओ तो -1 और ई के ऊपर क्या लगा दो, 0 चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे 0 चार्ज है, माइनस चार्ज अपन निकाल ले यहाँ का आगे ले लिया। तो ये भी क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है। तो दोनों ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के प्रतीक है। दूसरी बात करते हैं बेटा प्रोटॉन की। प्रोटॉन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, तो इसका प्रतीक क्या होता है बेटा, यहाँ पर पी होता है। चूंकि प्रोटॉन क्या होते हैं बेटा, धनावेशित कण होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, प्लस चार्ज। तो एक तो प्रतीक ये हो गया बेटा इसका। दूसरा प्रतीक क्या होता है, देखो बेटा जरूरी नहीं है इसको हम इसी तरह से दर्शाएं, इसको हम यहाँ पर क्या होता है बेटा, H, देखो H1 परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी बेटा 1, ऐसे भी दर्शा सकती है। ये भी प्रोटॉन होता है, केमिस्ट्री के लिए लागू होता है पर बेटा ये। और चूंकि बेटा क्या होता था कि सबसे पहला खोजा गया जो यहाँ पर धनावेशित कण है ना, परमाणु के नाभिक में ही खोजा था बेटा। तो परमाणु के नाभिक में खोजा गया जो सबसे पहला धनावेशित कण था, जिसे बाद में प्रोटॉन नाम दिया था, वो धनावेशित कण बेटा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में ही खोजा गया था। इसलिए प्रोटॉन को H+ भी लिखते हैं केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन को H+ भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जो धनावेशित करता है बेटा वो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में ही खोजा गया था, बाद में उसे प्रोटॉन नाम दिया था। तो H+ हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में खोजा गया था, तो H और धनावेशित था तो प्लस। इस हिसाब से बेटा प्रोटॉन के ये 3 प्रतीक हमारे पास बनते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का एक प्रतीक जानते हो आप, स्मॉल n होता है। इसका आवेश तो 0 दर्शाते हैं, द्रव्यमान संख्या कितनी दर्शाते हैं बेटा, 1। आपको थोड़ा सा ये देखना है बेटा कि द्रव्यमान संख्या जो है ना पहले इधर आती थी, इधर भी आती है, अब इधर भी आती है। तो नए नियम बदल गए, इधर भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो एक प्रतीक तो ये होता है बेटा। इसके अलावा एक और प्रतीक होता है न्यूट्रॉन का, जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक, आपको किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं क्योंकि। तो देखो बेटा दूसरा प्रतीक क्या होता है न्यूट्रॉन का, कैपिटल N से भी न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं, पर ये लेवल हाई हो जाता है थोड़ा कंपटीशन लेवल से, जैसे नीट वगैरह यदि हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा वहाँ पे वैलिड होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब बेटा बात करते हैं हम कहाँ से ये कण आए, इनकी खोज किसने की, क्योंकि ये कण है, परमाणु की खोज की तो कणों की भी तो खोज की होगी किसी न किसी उसके अंदर। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था बेटा सबसे पहला J.J. थॉमसन। वो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1897 में। तो J.J. थॉमसन ने 1897 में क्या किया है बेटा, इन्होंने 97 में एक आंशिक निर्वातित नलिका थी, आंशिक निर्वातित कैथोड किरण नलिका थी बेटा। नलिका का नाम यहाँ पर आंशिक निर्वातित विद्युत विसर्जन नलिका था, जिसे कैथोड किरण नलिका भी बोलते हैं। तो कैथोड किरण नलिका में इसमें से कैथोड से कुछ किरणें निकलती थी बेटा, जिन किरणों को कैथोड किरणें कहते थे, उन कैथोड किरणों से की थी, कैथोड किरणों से की थी। तो आपसे कोई पूछे बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की 1897 में। एक कांच की नलिका थी बेटा, कठोर कांच की नलिका थी, जिसको निर्वातित किया गया था, वायु निकाल ली, तो उसमें से कैथोड से क्या हुआ बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ किरणें निकलती थी, तो उन किरणों को कैथोड किरणें कहते थे। उन किरणों में कण थे, उन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा था बाद में बेटा, तो उनसे की। इनको कैसे कैसे प्रयोग किया, वो पूरे प्रयोग को करके भी देखेंगे बेटा। दूसरी चीज आती है बेटा हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था बेटा गोल्डस्टीन। आपसे अगर कोई कहे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी बेटा 1886 में। एक तो ये हो गया। एक और वैज्ञानिक था बाद में बेटा जिन्होंने बहुत प्रूफ करके बताया, तो वो था मैन रदरफोर्ड। तो ज्यादातर आप रदरफोर्ड को ही लिखोगे बेटा, तो वह रदरफोर्ड ने कब की बेटा, 1911 में की थी। 1911 में इन्होंने तो कैथोड किरणों से की थी बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। तो किरणें कौन सी है, इन्होंने तो कौन से किरणों से की थी बेटा, यहाँ पर कैथोड किरणों से की थी। ये किरणें अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ठीक है, कैथोड किरणें, कैथोड किरण नलिका में कैथोड किरणों से की थी। और इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर 1911 में
एनोड किरणों से की थी। किरणों को याद रखना है बेटा, एनोड किरणें, वो आपसे पूछ ले तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी किरणें, एनोड किरणों से की थी। हो गया बेटा पहली चीज। दूसरी चीज हो गया, अब देखो तीसरी चीज आती है बेटा न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था बेटा यहां पर जेम्स चैडविक। किसने की बेटा, जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी बेटा ये, 1932 में BE49 समस्थानिक होता है बेटा ये एक, अभी समझाऊंगा आपको समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक पर क्या किया बेटा, इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। समस्थानिक पर अल्फा कणों, अल्फा का चिन्ह बनाया बेटा मैंने, ये ऐसे अल्फा कणों ये होते हैं बेटा हीलियम परमाणु के जो द्विधनावेश आ जाता है ना, उसको अल्फा कण बोलते हैं। तो अल्फा कण इनको बोला जाता है। अल्फा कणों की बौछार की तो, बौछार की तो एक उदासीन कण उत्सर्जित हुआ, एक उदासीन कण उत्सर्जित हुआ बेटा इसके नाभिक से, उदासीन कण उत्सर्जित हुआ, जिसे बाद में क्या कहा गया बेटा, न्यूट्रॉन कहा गया, जिसे न्यूट्रॉन कहा। ऐसे क्या हो गया बेटा, खोज हो गई। अब देखो आपको यहां मैं इसी चीज को वापस समझाता हूं तरीके से बेटा। सबसे पहली बात खोज हो गई हमारे पास, दूसरी होगी यहाँ पर इसकी प्रोटॉन की खोज हो गई, और तीसरी बेटा क्या हो गई, यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब इनको सबको समझना ही तो है बेटा, तो कुछ चीजें पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर वापस जब अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसकी एक विशेष कंडीशन है बेटा यहाँ पर, नोट जे थॉमसन ने क्या किया है बेटा, कैथोड किरणों में से इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी बेटा, पर ये कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने नहीं की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो देखो बेटा कैथोड किरणों की खोज किसने की, आपसे पूछ लेगा कैथोड किरणों को किसने खोजा, तो कैथोड किरणों की खोज सन 1880 में की गई थी बेटा। 1880 में थॉमसन, शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा क्योंकि पूरा नाम जे थॉमसन है और पूरा नाम जे का भी हो जाएगा बेटा। तो थॉमसन व दूसरा वैज्ञानिक था बेटा विलियम क्रुक्स, पूछ लिया जाता है कंपटीशनों में, विलियम क्रुक्स ने की थी। तो आपसे अगर वो पूछे कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो मेन क्या है बेटा, दो वैज्ञानिक है, जे थॉमसन तो था इसे साथ में, पर साथ में और कौन था, विलियम क्रुक्स, इसने की थी बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने खोज कर दी। अब देखो बेटा दूसरी चीज आती है हमारे पास यहां पर, नामकरण। ठीक है, अब वो आपसे पूछे कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है खोज तो लिया जे थॉमसन ने, परंतु बेटा क्या हुआ, बहुत दिनों तक जे थॉमसन जो वैज्ञानिक थे ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कहें, खोज तो लिया, अब इसको मैं क्या कहूं, क्या नाम दूं, वो नहीं दे पाए बेटा। तो एक दूसरा वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टोनी। ठीक है बेटा, स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था बेटा। ठीक है, अब जब क्या हुआ बेटा, स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, तो उस समय क्या था, बहुत दुख हुआ इनको कि मैंने सारी खोज की, मैं ही नाम नहीं दे पाया। तो फिर बाद में इन्होंने क्या हुआ, जब प्रोटॉन की खोज हुई तो उसकी नामकरण बेटा जब नहीं दे पा रहे थे ना यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ पर जे थॉमसन ने प्रोटॉन का नाम दे दिया। तो जे थॉमसन ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया बेटा, जे थॉमसन ने। अगर आपसे न्यूट्रॉन की पूछा जाए तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नाम देने वाला वैज्ञानिक सेल्फ थे बेटा जेम्स चैडविक। इन्होंने खुद ने अपने पार्टिकल्स की खोज की और खुद ही ने क्या किया बेटा, नाम दिया था। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, देखो आवेश की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास, आवेश। देखो बेटा हमें आवेश वगैरह सब टिप्सों पे याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये चीजें हमारे कंपटीशन में आती है। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, इस पर ऋणावेश होता है, उसका मान कितना होता है, क्योंकि कुछ तो मान होगा, उसकी वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, तो उस ऋणावेश की वैल्यू हमें लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का ऋणावेश क्या है बेटा, हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश की जो वैल्यू थी, ऋणावेशित होता है, पहले तो माइनस लगाएंगे बेटा, 1 माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी कूलाम है बेटा, कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है ना, तो इतना आवेश होता है बेटा। पॉइंटों में माइनस
तो इसलिए लगाया क्योंकि ऋण आवेशित होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका आवेश हो जाएगा। और चूंकि परमाणु हम जानते हैं बेटा उदासीन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन, तो दोनों कण भी बराबर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जब उदासीन है तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही प्रोटॉन का हो जाएगा, तो प्रोटॉन का भी आवेश इलेक्ट्रॉन के समान होता है, बस ये माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा दे, प्लस मत लिखो, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस माइनस को नहीं बेटा यहाँ प्लस नहीं लगाना है, तो पावर से प्लस यहाँ ये आवेश सारा मान जो है पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, तो ये हो गया। और जो न्यूट्रॉन था वो तो उन्होंने कह दिया था कि एक कण उत्सर्जित हुआ उदासीन कण जिस पे आवेश ही शून्य था, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। हो गया बेटा। अब देखो एक अच्छी सी चीज आती है बेटा आपके पास, फिर नया टॉपिक आता है इसमें, द्रव्यमान का, वजन का। आपसे कोई यूं पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन तो कण है बेटा, इलेक्ट्रॉन कण है तो कुछ तो वजन होता होगा ना उसमें, ऐसा तो है नहीं भाई कोई भी चीज में, हर एक चीज में वजन होता है, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, हवा भी तो ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक चीज में क्या होता है बेटा, वजन होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही क्या है बेटा, कण है, कण है, तो इनका वजन कितना होता है, तो देखो बेटा आपको वजन भी मैं बता देता हूं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है बेटा वो होता है 9.1, देखो ढंग से समझना है, 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम क्या होता है बेटा, इसका यहाँ पर वजन होता है। तो आपसे अगर वो पूछे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वजन कितना होता है, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यदि बेटा आप इसको ग्राम में लिखना चाहोगे ना, तो ये माइनस में पावर, ग्राम में करोगे तो पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1000 ग्राम। देखो बेटा 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 के पीछे 3 जीरो को, इसको हम 10⁻³ लिखते हैं प्लस की, तो ग्राम में बदलोगे ना तो 3 माइनस की पावर कम हो जाएगी। तो देखो बेटा ग्राम में होता है 9.1094 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर देखो -31 है, तो -31 है तो यहाँ कितनी रह जाएगी, -28, 3 कम कर दो, ग्राम इलेक्ट्रॉन का वजन। तो आपको कैसे भी दे सकता है, आपको अच्छे से याद रखनी, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो। दूसरी बात करते हैं बेटा हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन भी क्या होता है बेटा, धनावेशित कण होता है, तो इसमें भी क्या होगा, वजन होगा। अब वजन होगा तो बेटा कितना होगा, यही तो हमारे सामने मेन समस्या है। तो इसका वजन होता है बेटा, देखो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए हर चीज, ठीक है, 1.67267 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम क्या होता है बेटा, वजन होता है। ग्राम में लिखोगे तो 3 पावर कम हो जाती है। और अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं बेटा हम, देखो न्यूट्रॉन का जो वजन होता है बेटा 1.67 देखो इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपको जब पढ़ाया जाता है बेटा तो यही कहा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। नहीं होता है बेटा, विज्ञान में 1 ग्राम के भी 1,00,000वें भाग का भी महत्व होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका वजन तो कितना है 1.67267, देखो पीछे कितना है 267 है बेटा, और यहाँ आ जाएगा 1.67493, इतना सा अंतर आ रहा है, देखो पीछे पॉइंट होगा 267 ग्राम यहाँ तो, और ये पीछे पॉइंट हम क्या है 493, इतना सा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नहीं तो इक्वल अपन बोल सकते हैं लगभग। ये क्या हो गया बेटा, इसका वजन हो गया। अब वजन के बाद देखो बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, द्रव्यमान के बाद हम आ जाते हैं घनत्व पे। हर एक पदार्थ है तो उसका घनत्व होता है। घनत्व जानते हो बेटा आप, पढ़ा है कभी, द्रव्यमान बटा आयतन, ये वाला द्रव्यमान बटा आयतन V इज इक्वल टू D। द्रव्यमान में आप आयतन का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास घनत्व प्राप्त है। अब इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है बेटा वो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम प्रति सीसी। इसका मतलब क्या है बेटा, 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम प्रति सीसी। सीसी का मतलब है सेमी क्यूब, ठीक है, तो सेमी क्यूब या सेमी CM लिख के ऊपर क्यूब भी लगा सकते हो बेटा, ठीक है। ये घनत्व होता है बेटा इसका। तो ग्राम प्रति सेमी क्यूब मतलब 1 सेमी क्यूब जो होगा ना बेटा, उस 1 सेमी क्यूब में इतना ग्राम में उसका घनत्व आएगा हमारे पास। प्रोटॉन के घनत्व की यदि हम बात करें बेटा तो देखो प्रोटॉन का घनत्व कितना होगा, प्रोटॉन का घनत्व लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। प्रोटॉन का घनत्व होता है बेटा 1.144 इंटू 10⁻14 ग्राम प्रति सीसी। कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा ये वैल्यू, तो आपको याद होनी चाहिए जिसमें आपको बता रहा हूं। तीसरा क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन का घनत्व। न्यूट्रॉन का घनत्व होता है बेटा 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम
प्रति सीसी इसका घनत्व होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब देखो मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ बेटा थोड़ा सा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बेटा, आपसे पूछे तो जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया बेटा, सन 1897 में एक कांच की कठोर नलिका थी जिसे विद्युत विसर्जन नलिका बोलते हैं, उसे कैथोड किरण नली भी बोलते हैं। तो उसमें कैथोड से क्या होता है बेटा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो कुछ किरणें निकलती है, उन किरणों में कुछ कण थे, उन कणों को बेटा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया बेटा, आंशिक निर्वातित कैथोड किरण नलिका में कैथोड जो किरणें निकलती उन किरणों में से क्या किया था बेटा, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। परंतु इन किरणों की कैथोड किरणों की खोज इन्होंने नहीं की बेटा, किसने की, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी बेटा, 1880 में की थी। हो गया। प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं बेटा, गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में, बाद में रदरफोर्ड ने, आपने 10वीं में पढ़ा है ना, उसका नाभिकीय प्रयोग अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, वो सोने की पतली पन्निका पे अल्फा कणों की बौछार करते हैं, तो उस अल्फा कणों पर बौछार की तो उनसे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने रदरफोर्ड ने खोज की थी 1911 में। परंतु इन्होंने तो कैथोड किरणों से की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, इन्होंने क्या किया बेटा, एनोड किरणों से की थी प्रोटॉन की खोज। इधर हम बात करें बेटा जेम्स चैडविक की, तो जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया बेटा, मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं इसकी। यहाँ पर एक रिएक्शन में क्या करना है अपन को, समझना है उस चीज को। देखो बेटा, ये Be बेरिलियम, ये Be ये भी बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक दोनों का 4 है। मैं कहूं एक की द्रव्यमान संख्या 4 है और एक की द्रव्यमान संख्या 5 है। ये क्या है बेटा आपके सामने, तो देखो एक ही तत्व के वे परमाणु ज्यादा 2 3 कितने भी हो सकते हैं, जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो बेटा, परंतु द्रव्यमान संख्या दोनों की अलग अलग हो। इसकी 4 है, इसकी 5 अलग अलग है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक के नाम से जानते हैं बेटा। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, Be49 जो Be4 यहाँ 9 होता है बेटा, 8 और 9 वहां गलत लिख दिया अपने, Be4 8 और 9 ये समस्थानिक होता है, दुगनी होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है बेटा, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Be49 जो समस्थानिक है बेटा, इस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर हीलियम परमाणु जो होता है ना, उसके द्विधनावेशित आयनों को अल्फा बोलते हैं। आप द्विधनावेशित तो कहाँ से लाएंगे, तो ये ले लेंगे, परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या इसकी हीलियम परमाणु की 4 होती है, ऑटोमेटिक बन जाएगा बेटा। अब देखो क्या हुआ बेटा, ये तो है आपके पास अल्फा कण, हो गया ना, यही अल्फा कण है। धनावेश लगाओ मत लगाओ क्योंकि रिएक्शन लिख रहे हैं अपन यहाँ पे। तो देखो बेटा इन्होंने क्या किया, Be49 जिसका द्रव्यमान था 9, उस पर क्या किया बेटा, यहाँ पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, तो इसके नाभिक में से क्या हुआ बेटा, एक उदासीन कण उत्सर्जित हो गया अलग से, जिसका आवेश 0 और द्रव्यमान 1 था, उसे न्यूट्रॉन कहा था। तो देखो बेटा यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण का नियम पढ़ा है आपने, रासायनिक समीकरणों का नियम कहता है, रासायनिक संयोग का नियम भी कहता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से पहले, द्रव्यमान संरक्षण का भी पढ़ा था आपने, रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो देखो बेटा इसका द्रव्यमान कितना है 9 और इसका द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 4, तो टोटल कितना हो गया बेटा द्रव्यमान, 9 और 4 13 द्रव्यमान होता है। और यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है, 4 और 2 6। इसके बौछार करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, नाभिकीय संलयन, दोनों दो छोटे छोटे नाभिक आपस में क्रिया करके जुड़ जाते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं बेटा, तो इसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो इसने बौछार की तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6। 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है बेटा, कार्बन का, ये 6 लिख दिया अपन ने। ठीक है, और कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 12 होती है। तो देखो बेटा 4 और 2 6 तो हो गए, द्रव्यमान संख्या 12 है और इधर दोनों का योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो एक द्रव्यमान कहाँ हो गया बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि क्या होता है, द्रव्यमान को ना रासायनिक अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है दोनों में, यानी कि न तो उत्पन्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा न नष्ट कर सकते। तो देखो यहाँ पर 9 और 4 13 है, तो यहाँ 12 ही रह गया बेटा इसका। तो एक कहाँ गया बेटा, एक उदासीन कण उत्सर्जित हुआ था बेटा, यहाँ जो उदासीन था तो इसको नीचे दर्शाते हैं 0, उदासीन है तो, और द्रव्यमान कितना था 1 था इसका, यहाँ पर तो हो गए 13। इस उदासीन कण को ही जेम्स चैडविक ने क्या कहा था बेटा, न्यूट्रॉन नाम दिया था। क्लियर बेटा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम जो है बेटा थॉमसन नहीं दे पाया तो इसका नामकरण दिया स्टोनी ने। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का नाम दिया बेटा जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन का नाम किसने दिया, जेम्स चैडविक ने। फिर देखो बेटा आवेश की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चूंकि हम जानते हैं ऋणावेशित कण होते हैं तो उस पर कितना माइनस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है बेटा -1.6022। देखो बेटा
1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पे सेम आवेश होता है, बस माइनस की जगह प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन तो आप जानते हो बेटा उदासीन है तो जीरो आवेश हो जाएगा। वजन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो देखो आपके सामने 9.1094 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की यदि हम बात करें वजन की हम तो 1.67267 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है बेटा, बस थोड़ा सा अंतर होता है 1.267 के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा 493 आ जाता है। तो ये होता है घनत्व आ जाएगा बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व की यदि हम बात करें तो घनत्व होता है 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इधर प्रोटॉन का घनत्व होता है 1.44 इंटू 10⁻14 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। न्यूट्रॉन का होता है 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एक बेसिक डिटेल, फिर इनको प्रयोग सहित चित्र सहित अपन पढ़ेंगे बेटा। परंतु एक चीज होती है जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना बेटा तो आप लोग भूल जाते हो, इधर का तो इसमें और इधर का दूसरे में लिख देते हो। कैसे लिखते हो? तो आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, आप इसमें चूक जाते हो, कौन सा वैज्ञानिक था, इसका इसमें लिखते हो। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं बेटा। ट्रिक है आपके पास ईंट पर नाच। देखो अच्छी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच, यही लिख देता हूं बेटा समझने के लिए आपको। ईंट पर नाच है क्या बेटा, ये देखो ईंट है उस पर नाचना है, ऐसे तो याद रहता है ना, ईंट पर नाच, इतना सा तो याद रहता है सबको ट्रिकें। तो ईंट पर नाच, देखो यहाँ ट्रिक से ही वैज्ञानिक का नाम है। देखो ई से है बेटा इलेक्ट्रॉन और ट से है बेटा थॉमसन इंग्लिश वर्ड है बेटा, और हिंदी में अपन जब चेंज करते हैं तो थॉमसन लिख देते हैं, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की बेटा, ठीक है। हो गया ना याद। प से क्या है, प से तो बेटा प्रोटॉन P+ लिख देता हूं शॉर्ट में, और र से क्या हो जाएगा बेटा रदरफोर्ड, तो किसने की खोज, रदरफोर्ड ने की बेटा। नाच, एन से क्या है बेटा न्यूट्रॉन है, उदासीन कण द्रव्यमान एक है, और च से क्या है बेटा चेडविक, जेम्स चेडविक पूरा नाम हो जाएगा। तो ईंट पर नाच, तीनों की खोज हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा पॉजिट्रॉन, मैसॉन, बेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे क्या है बहुत सारे अन्य पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं अभी, जिनको हम बेटा क्या करेंगे बाद में पढ़ते हैं, ठीक है।